जनमत पार्टी के बारे में हम सोचते रहते हैं कि इसका ट्रैजेक्टरी कैसे जाएगा। ढेर सारी संभावनाएं हैं और सब चीज़ सिर्फ पार्टी, संगठन, नेता, क्षमता, स्रोत साधन पर निर्भर नहीं करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है घटना, इवेंट। एक उदाहरण मैं देता हूँ। पहला मधेसी क्रांति हुआ तो लाहान में जो पहले शहीद हुए रमेश महतो, उस घटना के कारण से मधेसी क्रांति हुआ। फोरम उस समय पार्टी भी नहीं थी, छोटी मोटी गैर सरकारी संस्था थी। अगर फोरम के आह्वान में क्रांति हुआ होता तो फोरम तो पार्टी बन गई होती पहले, कि चलो पहले पार्टी बनाते हैं, पार्टी दर्ता करते हैं, फिर जाके क्रांति का आह्वान करेंगे। तो वो तो हुआ नहीं था। तो घटना निर्णायक हुआ। लाहान में वो घटना हुआ, उस घटना के कारण मधेसी क्रांति हुआ। तो घटनाएं तो आप पहले से नहीं कर सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो घटनाएं निर्णायक हो जाती हैं। जैसे कि मैं बार बार गणेश मान का उदाहरण देता हूँ। 46 साल में जो आंदोलन हुआ तो बहुत संघर्ष किया इन लोगों ने, गणेश मान वगैरह ने बहुत संघर्ष किया कि पंचायत को ख़त्म करेंगे 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 करें। लेकिन जो नाकाबंदी हुआ, राजीव गांधी वाला नाकाबंदी हुआ, तो वो घटना तो वो लोग उससे 4 साल पहले 5 साल पहले तो नहीं देख सकते थे कि ऐसा होगा। या सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो तो बहुत अप्रत्याशित, सब आश्चर्यचकित रह गए। अमेरिका के लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हो गया, ये खुद ब खुद ढह गया है। ये लोग सेना पर सेना तैयार कर रहे थे, आर्म्स बिल्डिंग कर रहे थे, लेकिन न कोई युद्ध हुआ न कुछ, वैसे ही ढह गया, ताश के पत्ते के घर की तरह। तो घटनाएं अप्रत्याशित होती है, लेकिन घटना के लिए प्रिपेयर करना होता है। जैसे अभी नेपाल की राजनीति में देखिए, जनमत पार्टी के पक्ष में कितना अच्छा माहौल बन रहा है। मधेसी पार्टी फूट गई, 1 से 2 हो गई। 1 से 2 होने का मतलब गायब। उसके बाद बड़ी बड़ी पार्टियां कहें तो कम्युनिस्ट पार्टी 1 से 3 हो गई। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है, वो फूटने के लिए भी थोड़ा बहुत अनुशासन की जरूरत होती है, तो वो अनुशासन है ही नहीं कांग्रेस में। मतलब कांग्रेस फूट ही नहीं सकती है, इतना अनुशासनहीन पार्टी है कि वो फूट ही नहीं सकती है। अरे कांग्रेस तो एक है, नहीं, वो अनुशासनहीन एक जमात है। महामारी के कारण पूरी की पूरी सरकार नंगी हो गई है, राइट। अभी भ्रष्टाचार के मुद्दा पर लोग में रोष पैदा हो रहा है। लेकिन अगर जनमत पार्टी संगठन नहीं बनाई रहती, महाधिवेशन नहीं की हुई रहती, तो कोई फायदा नहीं होता। उसके पक्ष में माहौल बने न बने क्या फर्क पड़ता है। तो कर्तव्य करना होता है। द लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। जो लोग अपने आप को तैयार करते हैं उनको भाग्य भी साथ देता है। तो मैं सोचता रहता हूँ कि जनमत पार्टी का ट्रैजेक्टरी क्या होगा। मैंने अपने ब्लॉग पर, जब जनमत पार्टी का स्थापना हुआ तो मैंने अपने ब्लॉग पर लिखा है और अभी भी सुरक्षित है। मैंने कहा, मैंने अपना डर व्यक्त किया कि अरे ये तो उस समय सपा राजपा 2 थे कि दोनों का वोट काट लेगी। वैसे भी सपा राजपा बल्ला 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 राष्ट्रीय पार्टी बने हुए थे। आज मेरे को डर है कि कहीं जनमत पार्टी का वोट वो जसपा और लोसपा वाले न काट ले। आज का स्थिति वो है, क्योंकि जनमत पार्टी का मेरा अनुमान है अभी 10 लाख पर है मोटा मोटी, और वो सब 5 लाख पर है। तो मेरे को डर है कहीं जनमत पार्टी का वोट वो लोग ने काट ले। कहने का बात हो तो अभी जो है हम विभिन्न ट्रेजेक्टरी से देख रहे हैं। चश्मा होता है कि आप किस चश्मा से देख रहे हैं। एक होता है कि मधेसी अधिकार का, मधेसी समानता का जो आंदोलन है, उस चश्मे से देखिए तो अगर मधेशवादी दल के लोग सत्ता में पुगने के बाद भ्रष्टाचार करे भी तो माफ, क्योंकि वो मधेशवादी हैं, मधेश आंदोलन किए हुए लोग हैं। तो मधेश आंदोलन का चश्मा वो हुआ। लेकिन दूसरा चश्मा हुआ कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दा से देखिए तो कहिएगा कि नहीं, जनता का पैसा जो चोरी करेगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, नेता हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, व्यापारी हो, व्यापारी भी करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं। तो जनता का चोर, पैसा चोराने वाला चोर हुआ। वो हिंदू धर्म, प्रत्येक धर्म ग्रंथ में उसको पापी कहा गया है। किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ में चोरी को पापी किया गया। भ्रष्टाचार क्या हुआ? चोरी ही तो हुआ। गांव घर में जो सेंध काट के लोग धान चावल चुरा लेते हैं,
भ्रष्टाचार वही हुआ, उससे कुछ भी फर्क नहीं, सिर्फ स्केल फर्क है। कोई सेंध काट के जो चोर चाहता है 1-2 पसेरी धान चावल चुरा लेता है तो वो, और 1 अरब 2 अरब चुरा लेता है वो, तो सिर्फ स्केल फर्क है। चोरी तो दोनों चोरी है। एक उंजली में पानी रखी हुई भी पानी है और बंगाल के खाड़ी में भी पानी है, सिर्फ स्केल फर्क है, लेकिन पानी तो पानी है, वाटर, H2O। तो भ्रष्टाचार के मुद्दा को पकड़ के देखिए तो मुख्य बात वही है। हम लोग जो है मधेश आंदोलन वाले लोग ये सोचते हैं कि एक मानसिकता बदलो, मधेश के प्रति अपना विचार बदलो, लेकिन वास्तविक मुद्दा भ्रष्टाचार का है कि जो नेता कर्मचारी व्यापारी चोरी करते हैं उनको मधेश के प्रति कोई घृणा भाव नहीं है, वो मधेशी को जानते भी नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है। लेकिन जो अपना चोरी कर रहे हैं उसको छुपाने के लिए वो लोगों को गुमराह कर देते हैं, मधेश के बारे में कुछ बोल देते हैं तो लोग वाह वाह करने लगते हैं पहाड़ में। है केपी ओली सत्ता में कैसे पहुंचा? मधेश और भारत के विरुद्ध में बोलते बोलते हुए पहुंचा, देश को तबाह कर दिया। तो वो हथकंडा है जनता को गुमराह करने के लिए। मेरे को याद है, मैं बचपन में एक 24 घंटा बिजली तो ऐसे भी नहीं रहता, लेकिन 8-9 बजे तक रहता था। 7 बजे तक नेपाली लाइन, उसके बाद बरौनी का, बरौनी इंडिया से लाइन आता था, तो एकाएक बत्ती प्रकाश ज़्यादा हो जाता था, तो हम लोग कहते हैं अब बरौनी का लाइन आ गया, तो वो भी चलता था 8-9 बजे। एक शाम को 7 बजे ही बत्ती गायब, पावर कट। सबको आश्चर्य क्या हुआ है, बत्ती चला गया। उसके लगभग आधे सब लोग घर से अपने अपने घर से सड़क पर, घर के सामने आ गए, सड़क पर आ गए, बत्ती है नहीं, हवा नहीं है, गर्मी है, तो लोग अभी पीछे रहे, उस समय खरंजा था, तो सड़क पर आ गए, पड़ोसी सब बात कर रहे हैं क्या है कैसे हुआ, बिजली चला गया, पंखा बंद है, गर्मी हो रहा है। आधे घंटा बाद कुछ लोग दौड़ते दौड़ते आए हैं और उनके कंधे पर बड़ा बड़ा मोटा है, तो लोगों ने पूछा क्या हुआ भाई क्या हुआ? तो उन्हीं लोगों ने कहा डकैती हो रहा है, भागो भागो भागो, और वो चलते चले गए और कंधे पर बड़ा बड़ा मोटा बुके हुए थे। बाद में कल होके मालूम हुआ वही लोग डकैत थे। तो मिला के विद्युत प्राधिकरण के लोगों को मिला के कि हाँ 7 बजे तुम लोग बत्ती ऑफ करो, हम लोग डकैती करेंगे, तो एक सोना चांदी दुकान में जाकर डकैती किए, सब मिला के। तो जो नेता कर्मचारी व्यापारी डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, तो वही गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। कभी मधेशी के विरोध में कुछ कर दिए, बोल दिए, कभी भारत के विरोध में कुछ बोल दिए, जनता उछल कूद करने लगती है, तो उन लोगों को चोरी करने में आसान होता था। तो भ्रष्टाचार को मुद्दा के कस के पकड़िए, तो आप लोग तो मधेश के विरुद्ध तो कोई गलत दुर्भावना तो है ही नहीं, तो सब चोरी हो रहा है। चोरी को ढाक छोप करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 5-10 लाख मधेशी को नागरिकता ना दो तो वो लोग उछल कूद करते रहेंगे, वो पहाड़ में लोग खुश होंगे, ये तो बिहारी है, इसको नागरिकता मत दो, तो अपना चोरी करते रहो। तो भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेंस से देखिए तो मधेश का मुद्दा बहुत अलग दिखता है कि जो चोरी हो रहा है और बड़े लार्ज स्केल पर चोरी हो रहा है, अरबों खरबों का चोरी हो रहा है, तो उस चोरी को ढाक छोप करने के लिए लोग नाटक किए हुए हैं। इनके दिल में मधेश के प्रति कोई घृणा है ही नहीं, न्यूट्रल है ये लोग, न प्रेम है न घृणा है, उनको मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ अपना चोरी को ढाक छोप करने के लिए नौटंकी करते रहते हैं। मधेश के विरोध में, तो भारत के विरोध में, अभी अमेरिका के विरोध में नौटंकी कर रहे हैं। एक मुद्दा वो हुआ। प्रमुख मुद्दा आर्थिक क्रांति का। आर्थिक क्रांति का मुद्दा ये है कि चीन ने गरीबी समाप्त किया, सिर्फ चीन में किया, लेकिन नेपाल में जनमत पार्टी लगातार 20 साल तक 20% आर्थिक वृद्धि दर दे करके नेपाल के साथ ही पूरे विश्व में, बाकी विश्व में जहां जहां गरीबी अब बाकी है, उदाहरण पेश करके अपना काम अच्छा से कम्युनिकेट करके बाकी विश्व में गरीबी समाप्त कर सकती है। तो एक ट्रैजेक्टरी वो है, और मेरा लक्ष्य वो है, मेरा प्रिय ट्रैजेक्टरी वो है कि अगर आप आर्थिक क्रांति के मुद्दा को पकड़ते हैं तो कहना ये होगा कि सबको समानता दो, मधेशी को भी, बाकी सबको समानता इसलिए दो कि जिस देश में समानता है वो देश द्रुत गति से आर्थिक प्रगति करेगी, इसलिए समानता दो।
भ्रष्टाचार क्यों रोको? तो जब तक भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाओगे तो द्रुत गति का आर्थिक विकास संभव ही नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार को कंट्रोल करो। तो मुख्य लेजर फोकस आर्थिक क्रांति पर। तो लगातार 20 साल तक 20% आर्थिक वृद्धि दर अभी तक कहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो अगर नेपाल में होगा तो वो कटिंग एज काम हुआ। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, लेकिन 1960 1959 में जो फिडेल कास्ट्रो, क्यूबा छोटा मोटा देश, लेकिन उसके नेता फिडेल कास्ट्रो जो है सो आए सत्ता में, तो आउटसाइड इमेज पूरा दुनिया में सब लोग जानते हैं फिडेल कास्ट्रो कौन है। जो लोग अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं भी जानते थे नाम, वो लोग फिडेल कास्ट्रो का नाम जानते थे। तो नेपाल में जनमत पार्टी कुछ ऐसा कर सकती है कि विश्व स्टेज पर वो एक उदाहरण बन सकती है कि देखो चीन में गरीबी समाप्त हुआ, बाकी विश्व में, बाकी सभी देशों में गरीबी समाप्त करना है, और तरीका ये है बहुदलीय लोकतंत्र, समावेशी लोकतंत्र, समानता वाला लोकतंत्र चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए, और आर्थिक प्रगति का फॉर्मूला ए है बिल्कुल क्लीन एनर्जी के आधार पर। अमेरिका और चीन ने जो किया वो वायुमंडल गर्म कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग कर दिया, हिम नदी से पिघल रहे हैं नेपाल में। तो जनमत पार्टी के पास वो ऑप्शन है कि नेपाल में ऐसा काम करके दिखाइए। अभी तो शुरू की, ठीक है, मधेश के 18 जिला में शुरू, कहीं तो कहीं शुरू करना है। कांग्रेस ने बनारस में शुरू किया, कम्युनिस्ट में बनारस में शुरू किया, तो कहीं तो शुरू करिएगा। तो जनमत पार्टी नेपाल में मधेश के 18 जिला में शुरू कर रही है, लेकिन जाना तो है पूरे देश में। लिच्छवी नेपाल, मेरे को जनमत पार्टी का मैं जब एक्टिविटी देखता हूँ ऑनलाइन, मेरे को बार बार लिच्छवी नेपाल की याद आती है कि अब लिच्छवी शासन नेपाल में लौटने वाला है। लिच्छवी वो गणतंत्र था उस समय। लिच्छवी शासन जो है, अंशु वर्मा कोई राजा का बेटा नहीं था, तो वही गणतंत्र जो है वो लिच्छवी शासन, ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी, जिसको कि भारत में भी पंचायत कहते हैं, तो ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी, सशक्त शासन, लोकतांत्रिक शासन, गणतंत्रात्मक शासन, वो लिच्छवी काल लौटने को है। और बहुदलीय लोकतंत्र तो कायम रखना है, लेकिन उस बहुदलीय लोकतंत्र के परिवेश में अपने काम के बल पर लगातार 20 साल चुनाव जीत के 60% सीट जीत के जनमत पार्टी को लगातार, मतलब एक किस्म से एक दलीय शासन लाना होगा। उसके बगैर 20% आर्थिक वृद्धि दर लगातार 20 साल तक संभव नहीं है। तो उसके लिए मैंने कई बार डिक्लेयर कर दिया है, मेरा 100% समर्थन अब जनमत पार्टी को है। अब जो 3 चुनाव आ रही है उसमें मेरा सब, तो समर्थन का मतलब क्या? सक्रिय समर्थन, कि मैं डिजिटल रास्ते से जो करना पड़ेगा मैं सब करूंगा, और बहुत किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। जनमत संगठन जो है देश के भीतर, प्रवास में जो है संगठन, उसके भीतर कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। मैंने 10 डिजिटल बटालियन का मांग किया है कि हमें 2 बना के दो। थिंक टैंक बनाना है, एक शैडो कैबिनेट। तो शैडो कैबिनेट में तो वही लोग रहेंगे जो कि कल चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, राइट? यानी कि भावी मंत्री पद के उम्मीदवार 25 हुए। उस शैडो कैबिनेट के अंदर एक 3-3 आदमी का कोर कमिटी रहेगा। उस 3 आदमी के नीचे 5-5 आदमी का थिंक टैंक टाइप का, देश भीतर से देश बाहर तक ब्रेन गेन। जो लोग देश से बाहर गए हैं, अच्छे जगह में पढ़े हैं, अच्छे जगह पर काम कर रहे हैं, वो घंटे में हफ्ता में 5 घंटा तो देंगे। तो वो थिंक टैंक आधार पर शैडो कैबिनेट बना के, ताकि जो काम करना है, मुख्य बात होता है राजनीतिक कार्यक्रम। ठीक है, आप पार्टी का बात करिए, अपने पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष का बायोग्राफी बेचिए, वो सब ठीक है, जायज बात है। और जनमत पार्टी इज लकी, भाग्यशाली पार्टी है। आपके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं सीके राउत, सन 2005 में अमेरिका में मैं अकेला नेपाली था जिसने फुल टाइम, सबसे ज्यादा योगदान मेरा रहा। मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ घंटा गिन रहा हूं। फुल टाइम, डेज नाइट्स वीकेंड, सुबह शाम, शनिवार रविवार, सब काम छोड़ छाड़ के मैंने लगभग 1.25 साल नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन को दिया था। तो क्वांटिटी के हिसाब से मेरे एक हाई स्कूल क्लासमेट है, सूर्या चटौत, काठमांडू से, तो सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, नेपाल आते जाते रहते हैं।
बहुत अच्छा फोटोग्राफर। तो मैंने उसको कहा तू है क्वालिटी फोटोग्राफर, तो क्या कि तेरा फोटो बहुत हाई क्वालिटी रहता है, लेकिन मैं हूं क्वांटिटी फोटोग्राफर। तो क्वांटिटी इस हिसाब से कि गूगल मैप्स जो है, गूगल मैप्स ऐप, उसमें मेरे फोटो 250 लाख बार दिख चुका है। 25 मिलियन टाइम्स लोग देख चुके हैं मेरे पिक्चर्स। मैंने इतना 10,000 से ज़्यादा फोटो मैंने डाला है वहाँ पर गूगल फोटोज पर, और व्यूज़ है 25 मिलियन। तो मैंने सूर्य को कहा कि तू है क्वालिटी फोटोग्राफर, तेरा हाई क्वालिटी रहता है, मेरा नहीं रहता है, लेकिन मैं हूँ क्वांटिटी फोटोग्राफर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मेरा समय के हिसाब से सबसे ज़्यादा समय मैंने दिया। अब योगदान मैंने कितना दिया तो दूसरे लोग कहेंगे ना कहेंगे वो अलग बात है, लेकिन समय के हिसाब से सबसे ज़्यादा समय मैंने दिया। तो लोग पूछने वाले पूछते हैं आपने समय दिया, नेपाल में तो लोकतंत्र आया, लेकिन एक से एक उच्चक का सब पद पर पहुंच गए। कभी केपी ओली, कभी शेर बहादुर देउपा, हैं, कभी प्रचंड, कभी माधव, तो एक से एक अजीब लोग सब पहुंच गए, मीडियोकर लोग सब पहुंच गए। आपको बुरा नहीं लगता कि एक क्या कर दिया कि ये मीडियोकर लोग सब पहुंच गए? तो किसी भी लोकतंत्र में अधिकांश लोग जो पद पर पहुंचते हैं, लीडरशिप पर, वो मीडियोकर ही होते हैं लोकतंत्र में। तो मेरे को थोड़ा भी बुरा नहीं लगा कि नहीं ऐसे लोग, अधिकांश सबसे मैं मिल चुका हूं न्यूयॉर्क में, सब मेरे को जानते हैं, ये सब जो पद पर पहुंचे हैं। तो मेरे को, मैं उन लोगों के पद पर जाने से पहले से परिचित हूं। ये लोग पद पर जाने की संभावना है वो भी मालूम था, गए, उसकी बात की भी मेरे को लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र अगर चल रहा है तो ऐसे लोग जाएंगे पद पर, वो तो होता है। लेकिन उसी मदेश को, उसी देश को अब मौका आया है कि कभी कभी आपको, कभी कभी लोकतंत्र में सीके राउत जैसा नेता भी मिल जाता है। ये जो है सो प्रत्येक 4 साल में चुनाव होगा और प्रत्येक 4 साल में एक सीके राउत मिलेगा, वो ऐसा नहीं होता है, राइट। तो बहुत समय के बाद आपको एक मिलने जा रहा है तो लीजिए, आपको उपहार में एक मिलने जा रहा है तो लीजिए, गिफ्ट। लेकिन गिफ्ट लेने की बजाय वो पहाड़ी नेता लोग, पहाड़ी प्रशासन, पहाड़ी पुलिस जो है सो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में, के विपरीत तंग हरास किए, दर्जनों बार जेल चलान है। विधि का शासन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है छोड़ो, लेकिन वो प्रशासन कह रहा है जेल में ले जाओ। तो पहाड़ी लोगों की अभी अभी न्यूज में आया है, जनकपुर नगर पालिका, उप महानगर पालिका, सीके राउत का जो ऑफिस है उसके पास के रोड के दोनों तरफ पूरा कचरा सब इकट्ठा कर दिया है कि लोग ऑफिस में जाए ही नहीं, जानबूझ के हरास कर रहे हैं। तो उसके प्रतिवाद में जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेयर का ऑफिस लॉक कर दिया, ताला लगा दिया। करना चाहिए, उससे भी कड़ा स्टेप लीजिए, जनकपुर बंद ऐलान करिए कि हमारे ऑफिस बंद किया है, हम जनकपुर बंद करेंगे एक दिन। हाँ, तो काउंटर करना होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, ये जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो जनता नहीं रिएक्ट कर रही है। जिन लोगों का जो अब चोरी चापलूसी खत्म होने जा रहा है वो लोग रिएक्ट करेंगे कि सीके राउत आया कि ये चोरी खत्म है, ये 2 नंबर काम खत्म। तो जनता को तो रिएक्ट करना होगा ना। जनमत पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आम जनता है, जनता जनार्दन, जो आम मतदाता है, तो उनको अप्रिशिएट करना होगा कि बहुत मेहनत के बाद हम लोग को एक सीके राउत जैसा नेता मिलने जा रहा है। तो ये आपको उपहार मिल रहा है, लीजिए। जो उपहार आप लीजिएगा ही नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। गिफ्ट भी लेना पड़ता है। आपको उपहार में मिल रहा है कोई अच्छा चीज, लेकिन नहीं लीजिएगा तो आपका नहीं हुआ। उतना तो करना पड़ेगा ना। जो उपहार आपको मिल रहा है वो लीजिए। तो ये जो और फंड रेजिंग है, और मैं लोकतांत्रिक विधि में विश्वास करने का मतलब होता है आप आलोचना भी करेंगे, और मैं करता हूं। जैसे कि एक आलोचना है, नॉन रेजिडेंट मदेशी एसोसिएशन यूएसए स्थापना हुआ 10 साल पहले। मैंने कांटेक्ट किया कुछ महीना पहले। जब भी मैंने कांटेक्ट किया तो उनके सदस्य थे 35। मेरे को जिस ग्रुप में लाया गया मैंने देखा लगभग 30-35 लोग हैं, तो मेरे को लगा एक सेंट्रल कमेटी होगा, एक कोर लोग हैं, सदस्य और लोग होंगे, 1000-2000 तो होंगे। तो मेरे को कहा गया नहीं मेंबर
मेंबर ही इतना है, हमारे हमारे मेंबर ही इतना 35 है। तो अजीब हुआ ना, आपका स्थापना हुआ 10 साल पहले, वो भी अमेरिका में है, हाईटेक जगह में, डॉलर कमाते हैं आप लोग, लेकिन 10 साल के कड़ा परिश्रम के बाद आप लोग का संगठन में कितना सदस्य है, तो सिर्फ 35। तो आप आलोचना करिए, आत्मालोचना करिए कि क्या वजह है, हमारे काम करने के स्टाइल में क्या कमी कमजोरी है कि हमारा सदस्य संख्या 10 साल के कठिन परिश्रम के बाद भी सिर्फ 35। हाँ, तो आलोचना करना पड़ेगा, मैं करूंगा आपके लिए। एक आलोचना मेरा यह है, मेरे को लालसा लगा हुआ है कि मेरे को कोई NRMA USA का कोई सदस्य मेरे को अप्रोच करे कि देखिए आप महीने का 3 कप कॉफी कम पीजिए, $10 हमको डोनेट कर दीजिए। हमको आज तक किसी ने कहा ही नहीं है, मांगा ही नहीं है। तो मेरे जैसे कितने लोग, सैकड़ों लोग होंगे, हजारों होंगे मेरे को लगता है आज तक। यहाँ मेरे को अगर कोई जन्नत वाले कोई अप्रोच करे कि आप महीने में 3 कप कॉफी कम पीजिए लेकिन $10 दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए हम लोगों को, खुशी खुशी हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि हमको कोई अप्रोच करे कि हाँ आप $10 डोनेट कर दीजिए महीना का, ताकि हम खुशी खुशी $10 डोनेट करें। तो आलोचना हुआ, तो आलोचना तो होता रहता है। जैसे कि मैं अब सेंट्रल लीडरशिप, पार्टी प्रेसिडेंट, उनको देखते हैं रहता है कि देखो 3000 वार्ड है, सिर्फ 2000 में समिति, वड़ा समिति है हम लोगों का, तो बाकी 1000 वड़ा में क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर ये है कि अगर आपको संगठन विस्तार चाहिए, क्रांतिकारी रफ्तार पर संगठन विस्तार चाहिए, तो पार्टी अध्यक्ष को रोज, डेली, एवरी सिंगल डे न्यूज में आना होगा, किसी न किसी बहाने न्यूज में आना होगा। आइएगा टीवी पर, आइएगा अखबार में, तो संगठन विस्तार होगा, नहीं तो दिक्कत है, होगा लेकिन दिक्कत से होगा। तो वो न्यूज, वो 1 साल पहले से वो न्यूज वाले जो फोन करते थे, तो वो कहते थे और से भी पूछिए, मुझसे कितना पूछते हैं कि हाँ और लोग से भी पूछेंगे पार्टी में, तो और लोग, नेता लोग भी बिल्ड हो गए। लेकिन बात यह है कि सीके रावत मीडिया में कितना आते हैं, वो उनका कंपटीशन जनता पार्टी के बाकी नेताओं से नहीं है। उनका कंपटीशन है शेरबहादुर देवपा, KP ओली, प्रचंड, माधव, उपेंद्र, महंत, राजेंद्र, इन लोगों से कंपटीशन है कि हाँ उन लोगों से ज़्यादा टीवी पर मैं आता हूँ कि नहीं आता हूँ, उन लोगों से ज़्यादा मैं अखबार में न्यूज में आता हूँ कि नहीं आता हूँ। तो पार्टी अध्यक्ष रोज न्यूज में आएगा तो संगठन विस्तार आसानी से होगा, नहीं आएंगे तो संगठन विस्तार वो पुराना जौनपुर का पुराना जो रेल था, दाउरा से चलने वाला, धुकुर 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 धुकुर, कांग्रेस पार्टी की तरह, उस रफ्तार में होगा। तो वो आलोचना हुआ, तो आलोचना तो मैं खुल के करता हूँ, क्योंकि मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ। अमेरिका के मदेशी, मेरे आलोचना के प्रिय पात्र, राजनीतिक चेतना के हिसाब से सबसे पीछे। बहुत लोग रुक के बैठे हुए हैं कि पहले देखते हैं जनता पार्टी चुनाव लड़के सीट वगैरह जीतती भी है कि नहीं, कि अगर मैंने अभी सपोर्ट कर दिया खुल के, चुनाव लड़ी हार गई, नहीं रविंद्र मिश्र का हाल हो गया तो हम तो देखा हो गए हैं। तो बहुत लोग उस इंतजार में कि देखते हैं चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी है कि नहीं, कि रविंद्र मिश्र का हाल हो जाता है। तो आप अपने आप को कहिएगा क्रीम ऑफ द क्रॉप, सबसे शिक्षित मधेसी हम हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो आपको तो फ्रंट पर जाना चाहिए कि हम लोग सपोर्ट करेंगे तब ना वो चुनाव जीतेगी, हम लोग सपोर्ट करेंगे तब ना मदोस ट्रांसफॉर्म होगा। तो सपोर्ट करने का समय तो अभी है कि हाँ हम लोग सपोर्ट करेंगे तब सफल होगी, ये नहीं कि वो सफल होगी तब हम सपोर्ट करेंगे। तो मानसिक दास्ता है, और वैसे मानसिक दास्ता से जो गैर राजनीतिक मधेसी हैं अमेरिका में, उनको भी बेफायदा होता है, अपने करियर में बेफायदा होता है, अपने जो कंपनी में जहाँ काम करते हैं वहाँ कॉर्पोरेट कल्चर में बेफायदा होता है। वो मानसिक दास्ता जो रहता है तो उनका आत्मविश्वास लो रहता है, तो उससे करियर में धक्का लगता रहता है कदम कदम पर। यानी कि आप नेपाल में मधेश के लिए नहीं, अपने लिए करिए, आपका जो मानसिक दास्ता है उससे जूझिए, क्योंकि वो आपको चाहिए, अपने लिए चाहिए। मधेश की चिंता मत करिए, पहले आप अपनी चिंता करिए। तो टेरिटरी अच्छा है, आई एम वेरी होपफुल, जनता पार्टी अच्छा करेगी।
और मेरे तरफ से पूरा समर्थन है। मैं अपने तरफ कर रहा हूँ। ये वीरेंद्र जी, दीपक जी, सबसे मिलकर हम डिजिटल बटालियंस, मेरा मेथड डिजिटल है, और 50 दाता, 50 डोनर्स। और भाजपा उतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उतने बड़े देश को चला रही है, उसको सिर्फ 600 डोनर की जरूरत पड़ी थी। तो 600 में अधिकांश कब आए? जब 2040 में ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब अगली सत्ताधारी पार्टी यही है, तब अधिकांश लोग आए थे। उसी तरह इस स्थानीय चुनाव में जनता पार्टी को यह प्रमाणित कर देना होगा कि नहीं, अब अगली सत्ताधारी पार्टी देश में यही है। तो 50 में से 30 लोग तब आएंगे, लेकिन 20 तो अभी आना होगा। तो वो 20 लोग कौन है, उनको आइडेंटिफाई करके सही किस्म से अप्रोच करना होगा। वो भी जो मैं डिजिटल बटालियन का बात कर रहा हूँ, उसके जो स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट्स होंगे, जो फाइनेंस कमेटी वगैरह होंगे, वो फंड रेजिंग भी करेंगे। उस 50 लोगों को आइडेंटिफाई करना, सही ढंग से अप्रोच करना। टेक स्टार्टअप की दुनिया में कहते हैं, जो कोई वीसी है, वेंचर कैपिटलिस्ट, तो कहा जाता है पहले 6-7 बार उसको हेलो कहिए। पहले आप हेलो किए, उसके बाद कभी ईमेल किए, कभी उसको ट्वीट किए, विभिन्न किस्म से, कभी कुछ इवेंट में मुलाकात हुई, कभी आपने अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत कहा कि मैं इस कंपनी पर काम कर रहा हूँ, मेरा टेक स्टार्टअप आइडिया ये है। तो 7, 8, 10 बार जब आप टच कर दिए, कांटेक्ट कर लिए, तब आप उसको पिच करिए कि देखिए मेरा कंपनी इतना काम किया है, हमको इतना पैसा चाहिए। उसी तरह आपके जो 50 जो आइडेंटिफाई करेंगे डोनर्स को, तो उनको मालूम ही नहीं लगना चाहिए कि जनता पार्टी हमको कांटेक्ट कर रही है। 10 बार कांटेक्ट कर चुके, तब उसको लगना चाहिए कि अरे जो जनता पार्टी का जो बंदा मेरे से पैसे मांग रहा है पार्टी के लिए, उससे तो मैं 9 बार पहले मिल चुका हूं। तरीका वो है। टेक स्टार्टअप की दुनिया में वो काम करता है फॉर्मूला, वो पार्टी पॉलिटिक्स में भी वो काम करेगा। अब एमसीसी बहस है। एमसीसी बहस पर जो है सो वामपंथी का सफाया किया जा सकता है। यार ये तो दास्ता हुआ ना। अब चीन कह रहा है ना, मत लो, अनुदान है $500 मिलियन फ्री मनी, क्या अर्थ है लेने में? लेने के बाद ये नहीं कि आप फंस गए, कभी भी वॉकआउट कर सकते हैं। 1 साल बाद लिए, 1 साल बाद वॉकआउट कर सकते हैं, लिए 2 साल बाद वॉकआउट कर सकते हैं। तो क्या जाल झेल हो सकता है? कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, सब खुला। यार डॉक्यूमेंट है एमसीसी का, पढ़ते क्यों नहीं हो? है कहां लिखा है आर्मी आएगा? डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है आर्मी आएगा? है ये तो एक कालो अक्षर भैंसी बराबर वामपंथी सब जो है, वो चीन ने कहा विरोध करो तो विरोध कर रहे हैं। क्या नॉर्थ कोरिया है, नेपाल है कि नॉर्थ कोरिया है? तो एमसीसी के मुद्दा को कस के पकड़ कर ये सफाया किया जा सकता है सो कॉल्ड वामपंथी को। जिस तरह राणा को अशिक्षा चाहिए था, उसी तरह कम्युनिस्ट लोगों को गरीबी चाहिए ही। गरीबी खत्म, कम्युनिस्ट खत्म नेपाल से, वो हालत। जिस तरह अशिक्षा खत्म, राणा शासन खत्म, नेपाल में गरीबी खत्म, कम्युनिस्ट खत्म। तो इसलिए एमसीसी का विरोध कर रहे हैं वो लोग। एनर्जी, गरीब देश गरीब होने का प्रमुख कारण, सबसे नंबर 1 कारण एनर्जी। तो ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा? वो अलग मुद्दा है, उस पर भी बात करते रहेंगे।